हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी जो है वो चल रही होगी। और अपनी हरियाणा के एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट सीरीज अपनी एक अलग से चल रही है। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस अपनी अलग से चल रही हैं थ्योरी की, जिसमें मैं रैंडम टॉपिक्स उठाता हूं किसी ना किसी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट से, और वो क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं थ्योरेटिकली। और फिर मॉक टेस्ट के जरिए हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं। आई होप ये सीरीज जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और आप लोग पूरा पूरा इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे हैं, ये सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। कोई इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई करवा रहा होगा या करवाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को देखा कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को 8 से 10 दिन का समय और ज़्यादा मिल गया है अब आपके पटवारी ग्राम सचिव नहरी पटवारी के लिए। तो मेरे पास भी समय ज़्यादा बच गया है, मैं और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ। आपके पास भी ज़्यादा समय है, आप भी अपनी तैयारी जो आपकी तैयारी है उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छे से और ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा एक दे सकते हैं। तो चलिए मॉक टेस्ट नंबर 4 आज का हम स्टार्ट करते हैं। सेम हमारा पैटर्न रहेगा। टोटल 10 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलने वाले हैं और इन 10 क्वेश्चंस में से आप कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन का आंसर करने की अपने हिसाब से। कोई चीटिंग नहीं करनी है, वीडियो को आगे स्किप करके आपको नहीं देखना है। अपने मन से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। पहले आराम से क्वेश्चन को सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई एक पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं है। कभी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कभी मेमोरी का क्वेश्चन आ सकता है, कभी किसी भी चीज़ का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए जी, माँ सरस्वती का नाम लेके आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द टर्म MIPS रेफर्स टू। MIPS की फुल फॉर्म बेसिकली पूछी गई है। इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। M से क्या होगा, I से क्या होगा, P से क्या होगा और S से क्या होगा, बस इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। 3 है मेगाबाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड यानी MBs ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, या फिर मिलियंस इनपुट प्रोसेसर सेट। तो देखिए, अब डेफिनेशन या फिर इसकी फुल फॉर्म जानने से पहले हमारे पास जो ऑप्शंस आए हैं उसमें एक शब्द बहुत ज़्यादा बार यूज हो रहा है, जो शब्द है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दोस्तों निर्देश। यानी कि अगर मान लो आपको किसी से काम करवाना, आपके घर में काम चल रहा है और जो मजदूर आपके घर में काम कर रहा है, आपको मजदूर से कुछ काम करवाना है, तो आप मजदूर को क्या देते हो? आप मजदूर को इंस्ट्रक्शन देते हो, निर्देश देते हो कि भाई आपको ये दीवार इस तरीके से बनानी है, इस दीवार में आपको ये ऐसे करना है, इस दीवार में आपको ये ऐसे करना है, यहाँ से ये सामान ऐसे उठाना। तो आप एक निर्देश दे रहे हो। तो जब आप बहुत सारे निर्देश उसको दे देते हो तो फिर वो क्या करता है, उन निर्देशों को वो एग्जीक्यूट करता है। और जब वो निर्देश एग्जीक्यूट होते हैं तो वो क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट होते हैं तो वो प्रोग्राम बनता है। अब ये इंस्ट्रक्शन हो सकता है आपने 5 मिनट में इंस्ट्रक्शन दे दिए हों, आपने कुछ सेकंड्स में इंस्ट्रक्शन दिए हों, आपने कुछ घंटों में इंस्ट्रक्शंस दिए हों। तो ऐसे ही आप, और हो सकता है आपने 50 इंस्ट्रक्शन दिए हों, आपने 1 लाख इंस्ट्रक्शंस दिए हों, आपने 10 लाख इंस्ट्रक्शन, 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन दिए हों, आपने कितने भी इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं और समय आपके पास होता है वो इंस्ट्रक्शन देने का। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो 100 इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, 2 इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, लैक्स भी, मिलियंस भी, कितने भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। और टाइम जो है वो पर सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन MIPS जो होता है वो, उसका मतलब होता है दोस्तों मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि लाखों की संख्या में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, उनको प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। उसको कहते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो MIPS की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो बेस्ड है किसके ऊपर, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप इज। यानी कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से हमें वो ऑप्शन बताना है जो स्वामित्व की अवधारणा पर आधारित एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओनरशिप के बेस होने पे कौन सा है वो तो हम बाद में पता करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक डेटा होता क्या है। बेसिकली डेटा जो होता है, HSSC सीधा सा आप लोगों से सवाल पूछेगी कि भाई जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है।
तो रो फैक्ट्स एंड जो फिगर्स होते हैं दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा के बारे में डेटा उसको हम क्या कहते हैं, डेटा के बारे में डेटा उसको हम क्या कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रख लेना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, पहला क्वेश्चन ये, अब हमारे पास कुछ डेटा इकट्ठा हुआ है तो हमने उस डेटा को रखने के लिए एक जगह बनाते हैं, हम उस जगह को हम कहते हैं दोस्तों डेटा वेयर हाउस, यानी कि डेटा जहां पे कलेक्टेड होता है उस जगह को क्या कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन डेटा वेयर हाउस कहते हैं। अब इस डेटा वेयर हाउस के अंदर जो हमारा डेटा है, जो डेटा हमारा पड़ा है वहां पे, उस डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब इसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काफी सारे हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई ओनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है, कोई हायरार्किकल कॉन्सेप्ट होता है, कोई डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई 2 आर्किटेक्चर मॉडल होता है, 3 आर्किटेक्चर मॉडल होता है। इसी में एक आता है हमारे पास ओनरशिप मॉडल। ओनरशिप में मतलब होता है कि जैसे एक हमारे पास मान लो ओनर होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, यानी कि एक मालिक होता है और एक काम करने वाला वहां पे बंदा होता है। तो मान लीजिए ओनर की जो फाइल है वो एफ नाम की ओनर की फाइल है, और ओनर की फाइल में से उस ओनर के नीचे 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन 3 एम्प्लॉय की फाइल आ गई है। इस एम्प्लॉय के नीचे 2 और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो इसके नीचे उन 2 का डेटा आ गया है। इसके नीचे 3 काम कर रहे हैं तो इनके नीचे 3 का आ गया है। इसके नीचे कोई 1 काम कर रहा है तो 1 का डेटा आ गया है। यानी कि आप देख रहे हो एक पेड़ की फॉर्म में जो है डेटा हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। पहले एक पेड़ था, उससे 3 ब्रांच निकली, उससे फिर 3 आगे ब्रांच निकली, उससे आगे 2 ब्रांच निकली, उससे आगे फिर 1 ब्रांच निकली, यानी कि ट्री स्ट्रक्चर में चल रहा है। और ट्री स्ट्रक्चर में चलते चलते हमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन सभी के बीच में क्या स्थापित हो रहा है, इन सभी के बीच में एक नेटवर्क बन रहा है। यानी कि अगर ये फाइल की भी बात करें हम, तो ये फाइल इनडायरेक्टली इस फाइल से जुड़ी हुई है, ये फाइल इनडायरेक्टली इस फाइल से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक ही संस्थान की सारी फाइलें हैं, कि संस्थान का सारा डेटा है। तो बेसिकली ओनरशिप का मतलब, या ओनरशिप से जुड़ी हुई चीजें, मतलब वहां पे आप डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हो कि नेटवर्क से जुड़ी हुई चीजों के बारे में हमसे बात हो रही है। इसलिए ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो ओनरशिप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है उसको दोस्तों नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने इसका आंसर जो है वो सही दिया होगा, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस की हमारी जो क्लास है चैनल के ऊपर 2 घंटे की क्लास है, जिसमें पूरा 12th क्लास का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने किया था। वो क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले तो डीबीएमएस की उस क्लास को देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये डेटा इंफॉर्मेशन, डेटाबेस वेयर हाउस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस, रिकॉर्ड, टपल, टेबल, रिलेशन, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये आपको उस वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा। और यही क्वेश्चन HSSC जो है हर एग्जाम में पूछती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग दैट प्रोड्यूसेस आउटपुट रिजल्ट्स, कौन सी इस तरह की प्रोसेसिंग प्रक्रिया है जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है आउटपुट रिजल्ट्स इमीडिएटली, यानी कि तभी के तभी, आफ्टर इनपुट डेटा आर एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डेटा दर्ज करने के तुरंत बाद किस प्रकार की प्रोसेसिंग आउटपुट परिणाम उत्पन्न करती है। यानी कि देखो, मान लो भाई क्या होता है, हमारे पास हमारा मॉनिटर होता है, मॉनिटर के यहाँ पे हमारा क्या रखा रहता है, कीबोर्ड रखा रहता है, इधर हमारा क्या रखा रहता है, कैबिनेट रखा रहता है, या सिस्टम यूनिट जिसको आप कहते हैं रखा रहता है। अब ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है हमारे पास, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस से यूजर ने हमने क्या दिया, यूजर ने इससे दे दिया इनपुट। अब कीबोर्ड से जो इनपुट है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे कंप्यूटर मशीन के पास जाएगा, और इनपुट डिवाइस जो है वो उस डेटा को किस में कन्वर्ट कर देगा, इनपुट में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि हमने तो सिर्फ इनपुट दिया है, इस इनपुट को प्रोसेस करने के लिए आगे ट्रांसफर करने का काम भी किसका है, इनपुट यूनिट का है। और इनपुट यूनिट भी किसके पास होती है, इनपुट यूनिट भी इनपुट डिवाइस के पास होती है, जो उस डेटा को बेसिकली आगे पहुंचाती है। कौन सा डेटा, जो हमने इनपुट दिया होता है उस डेटा को। ठीक है, जैसे अभी मेरा ये पेन चलने लग रहा है तो ये भी मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ से बाहर से इनपुट दे रहा हूँ, और मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे आउटपुट। यानी कि जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे ही मुझे रिजल्ट मिल रहा है। वही पूछा है कौन से टाइप की प्रोसेसिंग होती है जो इमीडिएटली तभी के तभी, जैसे ही इनपुट देते हैं वैसे ही हमें आउटपुट मिल जाता है। ऐसी प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, या फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो ऐसी प्रोसेसिंग को दोस्तों हम कहते हैं इंटरेक्टिव। और इंटरेक्टिव का मतलब ही होता है कि जैसे ही इनपुट दिया
तुरंत वैसे ही हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारा आउटपुट विजिबल हो गया। ऐसी प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग कहती हैं। इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रोसेसिंग का टाइप है जो आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है इमीडिएटली, तभी के तभी, जैसे ही हम इनपुट डेटा एंटर कर देते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है, आपने मान लो अपने कंप्यूटर के अंदर आपने 4 प्रोसेसेस दे रखी है, तो चारों प्रोसेसेस के बीच में प्रोसेसिंग टाइम जो है वो शेयर हो जाएगा। ये इतना टाइम इसको मिलेगा, इतना टाइम इसको मिलेगा, इतना टाइम इसको, इतना टाइम इसको, प्रोसेसेस में बीच में शेयर हो जाएगा। बैच प्रोसेसिंग पहले होती थी, जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते थे, हमारे बहुत पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते थे, उसमें क्या होता था कि जो भी इनपुट दिया होता था वो पंच कार्ड्स के ऊपर इनपुट दिया जाता था, और पंच कार्ड्स में इनपुट देने के बाद वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दिया जाता था। वो इनपुट और कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता था, सिस्टम में उस इनपुट को दे देता था और क्या करता था, उस इनपुट को अलग अलग बैच में डिवाइड कर देता था। एक बैच अलग बना दिया, एक बैच अलग बना दिया, एक बैच अलग बना दिया, और फिर अलग अलग उनका आउटपुट आता था। रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है कि जैसे मान लो आप किसी सर्वर पे कोई डेटा पड़ा हुआ है, आपने उस सर्वर पे अभी रिक्वेस्ट करी है और अभी आपको रिजल्ट मिल गया है, वो रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। जैसे यूट्यूब के ऊपर आप जैसे ही सर्च करते हैं तुरंत आपको रिटर्न में रिजल्ट मिल जाता है, उसको हम रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं। बट इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, जैसे ही आपने इनपुट दिया वैसे ही आपको आउटपुट मिल गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन ए। एक हार्ड कॉपी को इनमें से किस ऑप्शन के तहत बनाया जा सकता है, या किस ऑप्शन के तहत एक हार्ड कॉपी को तैयार किया जा सकता है? क्या लाइन प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बना सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि प्रिंटर तो प्रिंटर ही होता है, प्रिंटर हार्ड कॉपी देगा हमें। टाइपराइटर मशीन टर्मिनल से हम हार्ड कॉपी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। प्रोटर, बिल्कुल बना सकते हैं। प्रोटर होता है जो हमें इमेज की फॉर्म, या फिर जैसे आपके आप जगह जगह पे बैनर वगैरह लगे देखते हो, फ्लैक्स वगैरह लगे देखते हो, ये सब बनाने के लिए हमें प्लॉटर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली दोस्तों हमारे पास 2 तरह की कॉपी होती है। एक हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी को हम फिजिकल कॉपी भी कह सकते हैं, जो आप फोटोस्टेट वगैरह करवा के जो पेपर निकलवाते हो वो आपकी हार्ड कॉपी होती है। एक हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी जो होती है, जैसे कि हमारे सिस्टम के अंदर जो हमारी PDF होती है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी में आती है। और सॉफ्ट कॉपी को हम ई कॉपी भी बोल सकते हैं, या फिर ई डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी बोल सकते हैं। तो ये 2 तरह की कॉपी होती है, आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर इंटरनल कॉपी के बारे में पूछा जाएगा तो सॉफ्ट कॉपी होता है, और हार्ड कॉपी यानी कि जो बाहर निकलना है। ऐसे ही हार्डवेयर जो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ऐसे ही हार्ड कॉपी जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको हम टच नहीं कर सकते, और सॉफ्ट कॉपी जिन कॉपीज को हम टच नहीं कर सकते। इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों ही डिवाइस हमें हार्ड कॉपीज प्रोवाइड कराने की क्षमता रखते हैं। लाइन प्रिंटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, पहले एक लाइन प्रिंट करेगा फिर दूसरी लाइन प्रिंट करेगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो डॉट 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 प्रिंट करता है, डॉट 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 में प्रिंट करता है। टाइपराइटर आप सभी को पता है, खट 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 ऐसा टाइपराइटर चलता है। और प्लॉटर जो हमें इमेजेस की फॉर्म में हमारा ग्राफिक्स जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए हमें बाहर आउटपुट ने निकाल के दे देता है, उसके लिए हम जिसका यूज करते हैं प्लॉटर का यूज करते हैं। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट या इंस्ट्रक्शन का मतलब जहां भी आ जाए उसका मतलब है निर्देश, यानी कि कोई किसी को कुछ बता रहा है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्ट करता है दूसरे प्रोग्राम्स को टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन इज। ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन करने का निर्देश देता है, वह क्या है? हमारे कंप्यूटर के अंदर मान लो एक प्रोग्राम है हमारे पास जिसका नाम है A, और एक प्रोग्राम है A', एक प्रोग्राम है B', एक प्रोग्राम है C'। ये इसको भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि क्या करना है, इसको भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि क्या करना है, और इसको भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्या करना है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर 1 करोड़ 1 अरब इतने सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो रनिंग हैं, और ये अकेला उन सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किसको कैसे कब और क्या काम करना है, उसको क्या कहते हैं। ऐसी कौन सी चीज हमारे सिस्टम के अंदर होती है? तो हमारे सिस्टम के अंदर होती है दोस्तों हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, सेकंड कैटेगरी हमारी इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड हमारा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इधर आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को हैंडल करना, यानी कि सभी प्रोग्राम्स को बताना कि किसको कैसे कब क्या काम करना है, और सीपीयू को हैंडल करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमारे पास हमारा कंपाइलर आ जाता है, इंटरप्रेटर आ जाता है, और हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास असेंबलर आ जाता है। कंपाइलर क्या करता है, हमारा जो सोर्स कोड होता है, हम जो कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उस सोर्स कोड को हमारे को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके और कंप्लीट कोड को एक बार में कन्वर्ट करके दे देता है। इंटरप्रेटर उसी कोड को क्या करता है भाई, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पहले एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद सेकंड लाइन के ऊपर जाएगा। और एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आपके जनरल पर्पज एमएस ऑफिस वगैरह सारे के सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, और जब हम पर्सनल यूज के लिए बनवाते हैं वो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन करने का निर्देश देता रहता है, टाइम टू टाइम एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, काम करवाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ। एक पर्सनल कंप्यूटर यानी कि जिसको हम पीसी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो मेमोरी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक होता है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, आज बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी कह लीजिए, या फिर आप इंटरनल मेमोरी कह लीजिए, या फिर आप मेन मेमोरी कह लीजिए, तीनों नाम ही आपके सही होंगे। और इसके अंदर हमारे पास जो आता है वो हमारे पास रैम और हमारा रोम आता है। रैम हमारे पास होती है दोस्तों, एक हमारे पास डायनामिक रैम होती है, एक हमारे पास स्टैटिक रैम होती है, एक हमारे पास वी रैम होती है, वीडियो रैम होती है। और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, रोम को फर्दर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रीड ओनली मेमोरी हो गया, हमारे पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, हमारे पास इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, हमारे पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। ये हमारे फर्दर डिवाइड होती है। रैम जो हमारी होती है दोस्तों वो वोलेटाइल नेचर की होती है। वोलेटाइल इसका स्वभाव होता है, यानी कि अगर कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है तो इसके अंदर का जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। रोम हमारी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि कंप्यूटर की पावर अगर ऑफ हो भी गई फिर भी डेटा जो है हमारा वो क्या रहता है, लॉस नहीं होता है। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है दोस्तों, बोथ रोम एंड रैम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों से मिलकर हमारी प्राइमरी मेमोरी जो है वो बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑपरेशंस बाय कंपेयरिंग डेटा आइटम्स एंड देन डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स फॉलोज अ प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। व्हाट आर सच ऑपरेशंस कॉल्ड। कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर डेटा आइटम की तुलना करके संचालन करता है और फिर परिणामों के आधार पर कार्रवाई पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करता है। ऐसे ऑपरेशंस को क्या कहा जाता है। बेसिकली बात यहाँ पे हो रही है कंपैरिजन की, यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। यानी कि हम मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है ए जिसमें हमने वैल्यू डाल दी 5, एक वेरिएबल हमने ले लिया बी जिसके अंदर वैल्यू डाल दी हमने 10। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं कि भाई इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर हम लिखते हैं इफ a इज ग्रेटर, अगर a b से बड़ा है तो प्रिंट कर दो हेलो, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रिंट कर दो HSS, ये प्रिंट कर दो भाई, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने कंपेयर या फिर हमने यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे कंडीशन का एक शर्त यहाँ पे हमने रखी। हम आउटपुट जो है वो कंपेयर करके निकालना चाहते हैं। ऑपरेशन ऐसा कर रहे हैं जहां पे डेटा के जो आइटम्स है हमारे पास, आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2, इन दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों की तुलना करके संचालन, तुलना करके हम रिजल्ट जो है वो निकलवा रहे हैं। तो A 5 है, B 10 है। अगर A बड़ा है B से तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, अगर A बड़ा नहीं है B से तो हमारा HSS प्रिंट हो जाएगा। तो दिख रहा है हमें कि B जो है वो A से बड़ा है, तो पहली स्टेटमेंट नहीं दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, यानी कि हमने कंपैरिजन किया उसके बाद हमने रिजल्ट निकलवाया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं भाई, दो चीजों में कंपैरिजन कर सकते हैं। इफ A इज लेस देन B, इफ A इज ग्रेटर देन B, इफ A इज इक्वल टू लेस देन B, ग्रेटर देन B, ऐसे हम कंपेयर करके जब रिजल्ट निकलवाते हैं और रिजल्ट को देखते हुए फिर जो है उस
हिसाब से मशीन जो है एक्शन लेती है, ऐसे रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं बेसिकली दोस्तों, उसको कहा जाता है हमारे पास लॉजिकल रिजल्ट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक की बात हो रही है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा। लॉजिक बेस पे जब आंसर निकालते हैं तो वहां पे कौन से रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास, लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आया है, ए डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा। एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो डेटा को स्वीकार करता है, होल्ड देम यानी कि रोक कर रख सकता है, डिलीवर देम यानी कि फिर उनको बाद में मांग पर वितरित भी कर सकता है, ऑन डिमांड जब भी जरूरत पड़े तो दे भी सकता है, लेटर टाइम इज नोन एज। उसको क्या कहा जाता है? जैसे मान लो हमारे पास भाई एक ये डिवाइस है और हमारे पास यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स का डेटा हुआ है, 20 लोगों के नाम है हमारे पास, तो यानी कि ये उन 20 लोगों के नाम क्या कर सकता है, अपने अंदर सेव भी कर सकता है, उन 20 लोगों के नाम को तो कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रख सकता है, पकड़ के रख सकता है, और जैसे ही मान लो किसी को जरूरत पड़ी उस डेटा की तो ये उस डेटा को उसको दे भी सकता है। उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको बफर कहते हैं, या उसको मेमोरी कहते हैं, क्या उसको सीपीयू कहते हैं, या फिर उसको रजिस्टर कहते हैं? बताइए भाई क्या कहते हैं उसको, बफर, मेमोरी, सीपीयू या फिर रजिस्टर? तो ऐसे को हम कहते हैं दोस्तों मेमोरी। और ऐसी मेमोरी का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है दोस्तों कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो कि आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू, और आपकी जो मेन मेमोरी होती है यानी कि आपकी रैम होती है, मेन मेमोरी रैम रोम होती है, उसके बीच में आपकी कैशे मेमोरी जो है वो काम करती है। कैशे मेमोरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस को, जो अभी अभी तुरंत ताज़ा जो इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का जिनका यूज हुआ है, उनको होल्ड करने की क्षमता भी कैशे मेमोरी के पास होती है। और जैसे ही सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है तो कैशे मेमोरी तुरंत उसको वो जो है वापस प्रोवाइड करवा देती है, यानी कि एक्सेप्ट भी किया डेटा यूजर ने जो दिया, होल्ड भी किया उसको, और फिर जैसे ही डिमांड हुई डेटा की तो उसको डिलीवर भी कर दिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्टोरेज एरिया यूज्ड टू स्टोर डेटा टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन होल्ड हैंडल डेटा इज। यानी कि एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जिसको यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को कंपनसेट भी करना है। जो डिफरेंस आता है स्पीड में, उस डिफरेंट यूनिट्स को अलग अलग तरीके से कैसे होल्ड किया जा सकता है, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टोरेज एरिया ये जगह है। जैसे डेटा वेयर हाउस है, इसके अंदर डेटा हमें क्या करना है, स्टोर करना है, इसलिए हम इस एरिया का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है। गति में अंतर की भरपाई के लिए होता है, जिस पर विभिन्न इकाइयां डेटा हैंडल कर सकती हैं। यानी कि अगर मान लो हमारे पास भाई हमारा ये एक इनपुट डिवाइस है, इधर हमारे पास हमारा क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, और बीच में हमारा क्या है, यहाँ पे सीपीयू है जो प्रोसेसिंग करेगा। इनपुट मिल रहा है सीपीयू को, ये प्रोसेसिंग कर रहा है, और फिर आउटपुट यूनिट के पास क्या पहुंचा रहा है, आउटपुट पहुंचा रहा है। तो सीपीयू से पहले, इनपुट यूनिट के बाद और सीपीयू से पहले हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट बफर होता है। और सीपीयू जब डेटा आउटपुट को दे रहा है तो आउटपुट के जाने से पहले हमारे पास यहाँ पे एक होता है आउटपुट बफर, जो बेसिकली ज्यादा स्पीड में अगर इनपुट आते हैं तो ये जो बफर होता है, इनपुट बफर होता है, ये संभालता है इस चीज को, ये हैंडल करता है, उस कंपनसेट करता है उस डिफरेंस को, जो स्पीड में जो डिफरेंस आता है उसको कंपनसेट करता है। साथ ही साथ आउटपुट यूनिट जो होती है वो आउटपुट डेटा तक पहुंचाने वाली, आउटपुट जो डेटा आउटपुट आ रहा है सीपीयू प्रोसेस करके फास्टली दे रहा है या जल्दी दे रहा है, कम टाइम में दे रहा है, उसको हैंडल करने की क्षमता किसके पास होती है, आउटपुट बफर के पास होती है। तो इसलिए बफर हमारे पास वो चीज होती है जो एक ऐसा स्टोरेज एरिया होता है जिसका प्रयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, साथ ही साथ कंपनसेट करता है, जो भी स्पीड में डिफरेंस आता है अलग अलग यूनिट्स में उसको हैंडल करता है डेटा को, उसको क्या कहते हैं, उसको हम एक बफर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीपीयू जो है वो बना होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के साथ साथ ऐसा हमारे पास क्या होता है जो सीपीयू के पास होता है, तो सीपीयू के पास तीसरा क्या होता है, मेमोरी होता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट जो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस के ऊपर काम करती है, और तीसरा हमारे पास होता है दोस्तों मेमोरी। मेमोरी के बारे में पहले ही बता चुका हूं, तो सीपीयू का तीसरा पार्ट क्या होता है, मेमोरी होता है।
ये थे दोस्तों 10 क्वेश्चंस और आपके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे और आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करके स्कोर बताते हैं तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है और पता लगता है कि हाँ, जो वीडियोस लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, वो प्रॉफिट हो रहा है उनको और हर एक क्वेश्चन को वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में भी आपको सफलता मिले। और मेरी तो उम्मीद यही है कि आप बेटर से बेटर स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। और अभी एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है उसको यूटिलाइज करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना मॉक टेस्ट की, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।